नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। असल में ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कर दी, क्योंकि 9 बजे से लेकर 9:18 तक ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज ब्लैक एंड व्हाइट का जो शुरुआती हिस्सा था लगभग 18 मिनट का, वो प्रधानमंत्री मोदी ही एक तरीके से एंकर कर रहे थे उसको। अब जो बाकी के 30-35 मिनट हैं उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। और आज जो दो टीमें बन गई हैं, एक टीम का नाम रखा गया है विपक्ष की इंडिया और दूसरी टीम है एनडीए। ये दोनों टीम अब 2024 की तैयारी कर रही हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज देश में नए भारत और नए इंडिया के राजनीति का दौर शुरू हो गया है और अब देश के 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बना लिया है। और आज हम इस गठबंधन का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे, जो अब समय बचा है अब से आधे घंटे। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको दिल्ली में हुई उस बैठक के बारे में बताते हैं जिसमें एनडीए के कुल 38 दल शामिल हुए। यानी ये जो एनडीए की टीम है जो 2024 का वर्ल्ड कप खेलने वाली है, जिसके कप्तान हैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस टीम में 38 खिलाड़ी हैं, यानी 38 दल हैं। उसकी बैठक अभी चल रही है और थोड़ी देर पहले आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को संबोधित कर रहे थे और उसका सीधा प्रसारण आप आज तक पर और ब्लैक एंड व्हाइट पर देख रहे थे। और इस दौरान दिल्ली में एक नई तस्वीर भी देखने को मिली। एनडीए की इस बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष ने नहीं किया, बीजेपी के नेताओं ने नहीं किया, बल्कि 5 पार्टियों के नेताओं ने किया, जिनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे आगे खड़े थे। उनके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी ए.के. पलनीस्वामी और नॉर्थ ईस्ट में एनडीए के नेता नेफ्यू रियो शामिल थे। और इन सब नेताओं ने मिलकर आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। यानी शुरुआत से ही ये तस्वीर देश के लोगों को दिखाई कि अब एनडीए एक बड़ी टीम की तरह है। एनडीए की यह बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली है, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एनडीए को लेकर 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, देश में सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन सरकार चलती सबके प्रयास से है और एनडीए सबको साथ लेकर चलने वाला इंजन है। दूसरी बात, एनडीए ने कभी किसी सरकार का विरोध करने के लिए विदेशों से मदद नहीं मांगी। ये उनका विपक्ष पर कटाक्ष था, क्योंकि विपक्ष बार बार जब विपक्ष के नेता बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहां वो मदद मांगते हैं, विदेशी उद्योगपतियों से मदद मांगते हैं, विदेश की मीडिया से मदद मांगते हैं और दुष्प्रचार करते हैं भारत के लिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि एनडीए ने कभी जनादेश का अपमान नहीं किया है, जनादेश जो भी आया है उसका हमेशा सम्मान किया है। चौथी बात, जो गठबंधन घोटालों के लिए होता है, परिवार के लिए होता है, वो गठबंधन देश का नुकसान करता है, ऐसा आज उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर कहा। और पांचवी बात, विपक्षी दलों का गठबंधन मजबूरी में हुआ है और एनडीए का गठबंधन मजबूती के लिए हुआ है। तो यह मजबूरी वर्सेस मजबूती की स्थिति है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता देख रही है कि कौन सा गोंद विपक्ष में छोटी छोटी पार्टियों को भी एक साथ जोड़ रहा है। देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई
आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। आज का दिन बड़ा खास है। आज देश को उन दो टीमों के बारे में पता चला जो कि 2024 की राजनीति का वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं। यानी फाइनल मैच जिन दो टीमों के बीच खेला जाएगा, उन दो टीमों की बैठक आज हो रही थी। एक टीम की बैठक हो रही है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो अपनी टीम के लोगों को लेकर बैठे हैं। और दूसरी बैठक हुई बेंगलुरु में। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए, जिनमें एक तरफ टीम एनडीए है और दूसरी तरफ टीम इंडिया है। और इन दोनों तस्वीरों में आपको 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर नजर आ जाएगी। इन दो टीमों के बीच है मुकाबला। अब तक बीजेपी विपक्षी दलों के गठबंधन को मोदी वर्सेस ऑल का नाम देती थी, और जो नैरेटिव था वो ये था कि एक तरफ अकेले प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ सारे लोग। लेकिन आज इन विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त गठबंधन को नया नाम दे दिया। आज की जो बैठक हुई है, अभी दो बैठक हो चुकी हैं, दो बैठक में कम से कम इतना काम हो गया कि उन्होंने अपना नया नाम तय कर लिया और विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम रखा है इंडिया। इंडिया इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब देश तो है ही, हमारे देश का नाम है इंडिया, लेकिन उनके इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें कुल मिलाकर 26 विपक्षी पार्टियां हैं। और ये सारी पार्टियां अब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। इस नए गठबंधन के साथ आज 20 साल पुराना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे आप यूपीए गठबंधन के नाम से जानते थे, अब यूपीए गठबंधन आज समाप्त हो गया। वो यूपीए जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने इतने वर्षों तक की, उस यूपीए के दौर से आज से एक नया दौर शुरू हो गया और यूपीए का दौर समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए का गठन वर्ष 2004 में एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए किया था। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी को हटाने के लिए यूपीए का जन्म हुआ था और इंडिया नाम का यह नया गठबंधन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए किया गया है। और अब तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया के बीच होगी और इंडिया कभी किसी से हारता नहीं है। देखिए, ये नाम बहुत ही सोच समझकर रखा गया नाम है। इस नाम के पीछे क्या रणनीति है, ये भी हम आपको बताएंगे। समझने वाली बात यहां यह है कि
अब जब भी विपक्षी दलों के गठबंधन की कभी कोई बात होगी तो इस इंडिया शब्द का जिक्र बार बार आएगा और बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि वो इस गठबंधन के नाम को लेकर ज्यादा कुछ कह नहीं पाएगी और ये विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी रणनीतिक चाल समझ लीजिए या शुरुआत में एक रणनीतिक जीत समझ लीजिए कि उन्होंने नाम एक ऐसा पकड़ लिया जो कि अपने आप में बहुत ताकत रखता है, क्योंकि नाम तो है इस देश का इंडिया। अब ये विपक्षी दल वैसे इंडिया को कितनी भी गाली देते हो, बाहर जाकर वैसे कितना भी कहते हो कि इंडिया बेकार है, इंडिया कमजोर है, इंडिया में ये अच्छा नहीं है, इंडिया में वो अच्छा नहीं है, लेकिन आखिरकार अपने गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया ही रखा और वो समझ गए कि राष्ट्रवाद की जो लहर है वो इतनी तगड़ी है इस देश में कि अगर इंडिया नाम रख लेंगे तो वोट मिल जाएंगे। इसलिए राष्ट्रवाद की जो लहर है इससे विपक्षी दल भी अब इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए तो नाम रखा इंडिया। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि क्या इंडिया के लोग विपक्षी पार्टियों के इस इंडिया को सिर्फ नाम की वजह से स्वीकार कर लेंगे या नाम से पहले वो इसका काम भी देखेंगे? तो नाम और काम, तो नाम तो बहुत अच्छा रख लिया, इंडिया बहुत ही बढ़िया नाम है, जिसका भी आइडिया रहा। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आइडिया था, उन्होंने दिया, आइडिया में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज यूपीए को खत्म करके इंडिया नाम का गठबंधन बनाने पर सहमत तो हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कुछ हुआ कैसे? तो आज बेंगलुरु में जिन 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, उन पार्टियों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस पार्टी को ही लेना था और वो फैसला यह था कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए जो दावा करती है उस दावे को बरकरार रखेगी या अब उस दावे को छोड़ देगी। यानी जो वो कहती है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्या अब भी वो उस दावे पर कायम रहेगी? इस मुद्दे पर आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि कांग्रेस को पावर में और प्रधानमंत्री की पोस्ट में कोई रुचि नहीं और वो इस मामले में संयुक्त विपक्ष की राय को सबसे ऊपर मानते हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना दावा छोड़ दिया। यह फैसला कांग्रेस ने ऐसे समय में लिया है जब इस बात को लेकर अब भी संशय है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि मानहानि मामले में अब तक निचली अदालत का फैसला रद्द नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज बेंगलुरु में जिन 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, उनमें ज्यादातर नेता वो थे जो कभी एक दूसरे को दिन भर कोसते थे, दिन भर एक दूसरे का अपमान करते थे, एक दूसरे के लिए अपशब्द कहा करते थे। आज ये सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोगों के लिए ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली नाम तो चुन लिया, इंडिया, लेकिन उस नाम को लेकर अब भी इन पार्टियों में आपस में भी काफी कंफ्यूजन है उसके फुल फॉर्म को लेकर। कांग्रेस पार्टी इसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बता रही है। अखिलेश यादव इस गठबंधन का नाम इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक इंडिया फॉर ऑल बता रहे हैं और इस इंडिया की फुल फॉर्म इन विपक्षी दलों की विचारधारा की तरह काफी अलग अलग अभी से ही दिख रही है। विपक्षी दलों को की आज की बैठक में नाम के अलावा एक और फैसला उन्होंने लिया और यह फैसला है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, जिसमें कुल मिलाकर 11 सदस्य होंगे और इन सदस्यों के नामों पर जो फैसला होगा वो मुंबई में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के 11 सदस्य कौन होंगे और फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इस इंडिया की टीम को चलाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की एकता से डर गई है, इसलिए वो अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया के बीच है और ममता बनर्जी ने यह पूछा कि क्या एनडीए इंडिया को चुनौती दे सकता है। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। ही इज डूइंग इट नाउ, सो इट मीन्स दैट ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया
NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। तो ये जो नाम रखा गया है इंडिया, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी एक रणनीति है और विपक्ष की ये कोशिश है कि लोग अब इंडिया के साथ विपक्ष को जोड़कर देखें और विपक्ष ये बताना चाहता है इंडिया के लोगों को कि इंडिया का मतलब है ये विपक्ष और विपक्ष का मतलब है इंडिया। वो ये बताना चाहता है कि जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये इंडिया की लड़ाई है। वो ये बताना चाहता है कि ये लड़ाई इंडिया को बचाने के लिए हो रही है, विपक्षी दलों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें चलाने वाले परिवारों को बचाने के लिए नहीं। ये लड़ाई इंडिया को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में वो अब जो तस्वीर लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि जो लड़ाई है ये मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ये मोदी वर्सेस इंडिया है। यानी ये जो इंडिया देश है ये ही मोदी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है, इसलिए ये बहुत ही सोच समझकर ये नाम इंडिया का रखा गया है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इंडिया चाहे जीते या हारे, इसमें दांव इंडिया की इज्जत की ही लगी हुई है। 10 साल पहले, अब आप एक तो ये आप समझ लीजिए कि जो नाम रखा गया है इंडिया, वो इसलिए रखा गया है कि इस पूरे देश का भी इस्तेमाल किया जा सके अब इस रणनीति में, इस राजनीति में। और अब दूसरा विरोधाभास देखिए, 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। और वर्ष 2015 के एक बयान में उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से 2 दिन पूछताछ की जाए तो सब पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा खाया है और सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसे लोकतंत्र की एक शानदार मिसाल बता रहे हैं। जिस शरद यादव का नाम उन्होंने अपने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा था, जिस शरद पवार का नाम उन्होंने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा, जिस शरद पवार को वो देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक मानते थे, आज उन्हीं के साथ एक मंच पर खड़े हुए थे। अब जरा देखिए पुराने केजरीवाल और नए अवतार में केजरीवाल। बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया है। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डिनोटिफिकेशन का स्कैम का केस है, इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट। यहाँ पे लगता है आयरन और तो सारे एक्सपोर्ट करते हैं, जो मंत्री बन जाए वो आयरन और तो एक्सपोर्ट करता ही करता है और लैंड डिनोटिफिकेशन तो करता ही है। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किस नहीं। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो जिस सोनिया गांधी को भ्रष्ट बता रहे थे आज उन्हीं के साथ बैठे हैं, जिन डीके शिव कुमार को भ्रष्ट नेता बता रहे थे आज उन्हीं के साथ मंच पर एक बार नहीं कई बार हाथ मिलाया। डीके शिव कुमार के साथ आज कई बार फोटो खिंचवाई। डीके शिव कुमार के राज्य में आज वो सारी हॉस्पिटैलिटी ले रहे हैं। देखिए डीके शिव कुमार के साथ हाथ पकड़कर कैसे आज फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक डीके शिव कुमार के लिए कह रहे थे कि ये तो बहुत ही भ्रष्ट नेता है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के नेताओं ने
भारत की राजनीति को गंदा कर दिया है, लेकिन वो सिद्धांतों वाली राजनीति करेंगे और राजनीति में कट्टर ईमानदार रहकर दिखाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों का क्या हुआ वो आप बेंगलुरु में आज की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और यहां बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है। आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल के बयानों को खुद ट्वीट किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सैकड़ों बार भ्रष्टाचारी नेताओं की पार्टी इससे पहले बता चुके हैं। लेकिन आज सोचिए, कभी किसी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सपना भी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से केजरीवाल के बयानों को पोस्ट किया जाएगा। यानी कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो अब केजरीवाल को प्रमोट कर रहा है। इन दोहरे मापदंडों से आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन में जो डी का मतलब है, गठबंधन में जो नाम रखा गया है वैसे तो डेवलपमेंटल रखा गया है, लेकिन ये डेवलपमेंटल नहीं बल्कि इसका नाम होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि सब नेता डबल स्टैंडर्ड से ग्रस्त हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष के इस गठबंधन का आइडिया जो था, इसका नाम का आइडिया राहुल गांधी के सुझाव पर रखा गया है और राहुल गांधी इससे पहले देश के नाम पर ही अपनी भी एक यात्रा निकाल चुके हैं जिसे उन्होंने नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा। तो जब जोड़ने की बात थी तब तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा, लेकिन जब अब चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने नया नाम दिया है इंडिया। भारत जोड़ो से इंडिया जिताओ की बात अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद इंडिया। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई गठबंधन देश के नाम पर अपना नाम रख सकता है? क्या कोई पार्टी या गठबंधन देश के नाम पर यानी इंडिया के नाम पर अपना नामकरण कर सकता है? क्या कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से यह सही है? तो इसका जवाब है नहीं। 1950 का एक कानून है जिसे एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट कहते हैं। उसमें यह साफ लिखा है कि ट्रेडिंग, बिजनेस, कॉलिंग, प्रोफेशन या किसी चीज का पेटेंट देश के नाम पर कराना गैर कानूनी है और यह एक अपराध है। राजनीति में भी कोई पार्टी अपना नाम देश के नाम पर नहीं रख सकती, और अगर कोई पार्टी भारतीय या इंडियन शब्द इस्तेमाल करती भी है तो इसके लिए उस पार्टी को भारतीय और इंडियन शब्द के साथ एक या उससे ज्यादा शब्द और जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक नाम है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी का जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पार्टियां अपना नाम सिर्फ भारतीय या इंडियन नहीं रख सकती, क्योंकि ये हमारे देश के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। हालांकि इस मामले में क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रख लिया है और इस नाम से चुनाव आयोग में कोई रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं होगा, इसलिए विपक्ष को इस नाम के लिए कानूनी रूप से हो सकता है कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस नाम का ना तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, ना ही कहीं और किसी भी सरकारी तंत्र में इसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये औपचारिक नाम नहीं है जिसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले ले या कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है, तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि देश में किसी भी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को अपने निजी हितों के लिए देश के नाम के साथ राजनीति करने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिलहाल विपक्षी दल यही कर रहे हैं और अब ये दल आजादी को भी बेच रहे हैं। आजादी को कैसे बेच रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर इस गठबंधन का नाम इंडिया रहता है तो सबसे पहली जो तकलीफ होगी वो तो मीडिया को ही होने वाली है, क्योंकि मीडिया जब हेडलाइंस लिखेगा तो क्या लिखेगा? हर बार उसे इंडिया ही लिखना पड़ेगा। अगर ये गठबंधन हारता है तो लिखना पड़ेगा कि इंडिया हारा, लिखना पड़ेगा इंडिया लूजेज, और हर जगह जब इसके औपचारिक रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जब इनके कन्वीनर बन जाएंगे, जब इनके पदाधिकारी आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए इनका जो कन्वीनर बनेगा, जो भी वो नेता होगा, वो क्या लिखेगा? कन्वीनर इंडिया, या जो पदाधिकारी होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी, मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया। और अगर ऐसा होगा तो यह बहुत ही भ्रामक होगा और इस तरह इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए 2024 में जब चुनाव के नतीजे आएंगे लोकसभा के,
और आप देखते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जो नीचे पट्टी आती है जिसमें चुनाव के नतीजे होते हैं, उसमें पार्टियों के नाम लिखे होते हैं, गठबंधन के नाम लिखे होते हैं। पहले जब चुनाव होता था तो एक जगह लिखा होता था यूपीए, दूसरी जगह लिखा होता था एनडीए, जिसमें हम बताते थे कि यूपीए की जो टैली है वो इतनी है और एनडीए की टैली इतनी है। लेकिन अगर यही नाम रहा तो इस बार हमको लिखना पड़ेगा एनडीए की इतने वोट हैं या इतनी सीटें हैं और इंडिया के इतने वोट हैं और इंडिया की इतनी सीटें, और अगर इंडिया हार जाता है तो यह भी लिखना पड़ेगा कि इंडिया हारा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सारा देश उनका परिवार है। वो इंडिया को बचाने चले हैं। इंडिया को इसलिए बचाने चले हैं क्योंकि सारा इंडिया उनका परिवार है और देश में आजादी खतरे में है, और इसी आजादी को बचाने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ आए हैं। आपको याद होगा पटना में जब इन विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी तब हमने कहा था कि ये विपक्षी दल कहते तो ये हैं कि सारा देश उनका परिवार है, लेकिन असल में मानते ये हैं कि सारा देश उनके परिवार का है। तो दोनों में अंतर है। वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन असलियत यह है कि पूरा देश मेरे परिवार का है। और आज इसी से मिलती जुलती बात उद्धव ठाकरे ने मंच से कही है। बस फर्क इतना है कि वो देश को विपक्षी पार्टियों का परिवार बता रहे हैं। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। अब उद्धव ठाकरे और बाकी के विपक्षी दल आज आप सब से कह रहे हैं कि वो भारत की आजादी की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आजादी खतरे में है। असल में आज यानी अब रोटी कपड़ा और मकान का जमाना जा चुका, बेरोजगारी महंगाई का जमाना भी जा चुका। अब आजादी का दौर है जिसमें आजादी बेची जा रही है और अब गरीबी पर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन उसमें भी इस बार का जो सेलिंग पॉइंट है वो है आजादी। आपको आजादी मिल जाएगी। अब आप खुद समझ लीजिए कि क्या आपकी आजादी कहीं गिरवी रखी हुई है, क्या आपको आजादी नहीं है कुछ भी लिखने की, कुछ भी पहनने की, कुछ भी कहने की। लेकिन ये सोशल मीडिया की कंपनियां और अब हमारे देश के नेता आपको उसी आजादी को वापस आपको बेच रहे हैं। विपक्ष के जो नेता आज बेंगलुरु में गरीबी हटाने की बात कह रहे थे, समाजवाद की बात जो करते हैं बार बार, बहुत सारी पार्टियों में तो समाजवाद का जिक्र भी है और ज्यादातर जो ये नेता हैं ये गरीबों की राजनीति करके ही यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन आज जो लोग बेंगलुरु में आए, ये सारे समाजवादी नेता, गरीबों के मसीहा, उनमें से ज्यादातर नेता प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचे थे, यानी अपने अपने प्राइवेट प्लेन से ये बेंगलुरु पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्राइवेट प्लेन से बेंगलुरु पहुंचे, अपने अलग प्लेन से, आप देख सकते हैं तस्वीर है। अखिलेश यादव भी एक प्राइवेट जेट से लखनऊ से बेंगलुरु आए, वो अपना हवाई जहाज लेकर आए थे। ममता बनर्जी अपना हवाई जहाज लेकर आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो अपना हवाई जहाज लेकर आए। उस हवाई जहाज में उन्होंने लालू यादव को भी बैठा लिया और उनके बेटे को भी बैठा लिया जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ये भी प्राइवेट प्लेन में बैठकर आए। अरविंद केजरीवाल तो गरीबों की बात करते हैं, लेकिन ये भी प्राइवेट प्लेन में आए। उद्धव ठाकरे भी प्राइवेट प्लेन में आए और शरद पवार भी प्राइवेट प्लेन से मुंबई से बेंगलुरु पहुंचे हैं। यानी प्राइवेट प्लेन में सफर करने वाले ये नेता हवाई चप्पल पहनने वाले भारतीयों से कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और गरीबी मिटाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं। मंच पर जब जाते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इन सब के जो परिधान हैं, इन सब के जो कपड़े हैं, सब यही कोशिश करते हैं कि वो गरीबों की तरह दिखें और दिखाएं कि कैसे वो भी गरीब लोगों की तरह ही रहते हैं, आम लोगों की तरह रहते हैं। ममता बनर्जी भी आपको यही दिखाती हैं कि वो आम लोगों की तरह रहती हैं। अब आपको आंकड़ों की मदद से
टीम एनडीए और टीम इंडिया के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ये दोनों टीम आपके सामने है। ये लड़ाई एनडीए के 38 और विपक्ष के यानी टीम इंडिया के 26 दलों के बीच है। एक में 38 खिलाड़ी हैं, एक में 26 खिलाड़ी हैं। वर्ष 2019 में एनडीए के इन 38 दलों ने लोकसभा की 332 सीटें जीती थी, जिनमें अकेले 303 सीटें बीजेपी की थी। यानी इस पूरी टीम में असल में सबसे बड़ी जो खिलाड़ी है वो खुद बीजेपी ही है। और इन दलों में से 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। यानी ये जो एनडीए की टीम है इसमें 25 तो ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में। विपक्ष के 26 दलों के पास लोकसभा में 142 सीटें हैं मिलकर, जिनमें से 10 सीटों का लोकसभा में 10 पार्टियों का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। और 5 पार्टियां इनमें ऐसी हैं जिनका एक सांसद लोकसभा में मौजूद है। तो ये दोनों टीमें आपके सामने हैं आज, और अब पूरे साल जब तक चुनाव नहीं होगा इनका विश्लेषण चलता रहेगा। और अब आपसे एक खास बात, जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का ये जो सफर है ये 1 वर्ष का पूरा होने वाला है। कल ब्लैक एंड व्हाइट को 1 साल हो जाएगा, यानी 19 जुलाई को। ये सफर हमारा और आपका आज से ठीक 1 साल पहले शुरू हुआ था, और इस 1 साल में आपने हमें भरपूर प्यार दिया, हम पर विश्वास किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। इस 1 साल में अगर ब्लैक एंड व्हाइट ने आपके जीवन को छुआ है, आपके जीवन में कोई बदलाव ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आया है, तो आप हमें अपना संदेश जरूर लिखकर भेजिए, हमें उसका इंतजार रहेगा। आपके मनपसंद शो ब्लैक एंड व्हाइट का ये सफर अब 1 वर्ष का हो चुका है, और इस 1 साल में आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास दिया, और अब वक्त है इस रिश्ते को अगले मुकाम पर ले जाने का। हमारे शो की पहली सालगिरह पर आप हमें बता सकते हैं कि आपको इस 1 साल के रिश्ते में क्या अच्छा लगा। आप अपना जवाब या अपना वीडियो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और वो नंबर है 8657900895। आपके जवाब को हम ब्लैक एंड व्हाइट की इस यात्रा का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ आज तक।